तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक जो है मॉडल सेट को नहीं बना है तो सिंपल सा क्या कर लीजिएगा, मॉडल सेट को बना लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में 2023 में जो न्यू मॉडल सेट रिलीज हुआ है वो मॉडल सेट को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन जो है आपको याद कर लेने हैं, आपको माइंड में फिट कर लेना है। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि मॉडल सेट से 15-20 क्वेश्चन वैसे ही उठाकर दे दिए थे एग्जाम में। तो हो सकता है इस बार भी 15-20 क्वेश्चन मॉडल सेट से ही आ जाए। इसलिए क्या करना है, आपको मॉडल सेट को अच्छे तरीके से बना लेना है। तो इससे पहले अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक। उसमें आपको क्या करना है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि उस ग्रुप में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं और जो बहुत ही वीवीआई होते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना है। बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो सिंपल से आपको फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में और यहाँ से हम जो है शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और आपको इसका आंसर पता होगा। तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोलूंगा, आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है, कॉपी में उसका आंसर को सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट में आपको सारे आंसर को मिला लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे क्या हो, आपको रिविजन भी हो जाएगा। सबसे पहले है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए रबर प्लास्टिक कांच दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है या फिर आपको पता है तो क्या करना है, आपको सिंपल सा जैसे एक का डी होगा तो सिंपल सा एक का डी आपको लिख लेना है, आपको अपने कॉपी में। और लास्ट में आपको क्या करना है, वीडियो से मिला लेना है। तो एक का सही आंसर आपको बर्फ हो जाएगा। बर्फ जो है ये रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। फलक केंद्रित यानी कि हो गया एफसी में जो परमाणु की संख्या हो जाती है वो 4 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर मैं आपको, ये दूसरा हो गया और ये आपको तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर हम हल्का सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छा सा दिखा दे। यहाँ पूछा गया है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होगी, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो NaCl में जो हो जाएगी आपको क्रिस्टल की संरचना, वो हो जाएगी फलक केंद्रित। फलक केंद्रित यानी कि FCC। फलक केंद्रित हो जाएगी FCC यानी कि फलक केंद्रित जो होता है NaCl क्रिस्टल की रचना हो जाएगी। NaCl क्रिस्टल की रचना कैसी होती है, तो फलक केंद्रित होती है। आपको याद कर लेना है या फिर आपको पता ही होगा। इतने दिनों से आपने जो तैयारी जो की है। इसके बाद बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हमसे पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल 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 घनीय जालक में संकुलन क्षमता यहाँ पे हो जाएगा 52% हो जाना है, यानी कि 52% सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता हो जाता है। ये आपको भली भांति पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में प्राशन की क्रिया नहीं होगी। निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्राशन की क्रिया नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइसोटोनिक विलयन में जो है प्राशन की क्रिया नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे हम सिंपल सा देख लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा मैं छोटा करता हूँ और ताकि जो है आपको साफ साफ और स्पष्ट दिखे। तो यहाँ पर हमसे 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक जो अवनमन होता है उसमें उपस्थित अवाष्पशील जो विलय होता है उसमें जो होता है उसका मोल प्रभाव के बराबर होता है। इस कथन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस कथन को जब भी आपसे पूछा जाए कि रावल का नियम क्या है, तो सिंपल सा ये जो है आपको किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इसका ये आप लिख दीजिएगा तो ये भी सही हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो रावल का नियम होता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसमें अवाष्पशील या लिख सकते हैं वाष्प के विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, उसे ही हम रावल का नियम कहते हैं। यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर सिंपल सा हम देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैं आ चलता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन हमसे आ गया। यहाँ पूछा गया है, किसी एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट ऑफ गुणांक का मान होता है। एक विलय है जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है,
यानी कि ना तो संयोग होता है और ना ही वियोग होता है, यानी कि ना तो संयोजन या ना तो विनियोजन होता है। उसके वांट ऑफ गुणांक का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 1.0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप पूछे कि जब मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि 1 से कम हो तो सिंपल सा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे संयोजन होगा। जब भी 1 से कम होगा तो संयोजन होगा और 1 से अधिक होगा तो सिंपल सा वियोजन हो जाएगा। 1 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, यानी कि दोनों ही, ना तो संयोग होता है ना तो वियोग होता है, ना संयोजन ना वियोजन, तो उसके वांट ऑफ गुणांक हो जाएगा 1.0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही आपको सिर्फ संयोजन पूछ देता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि एक विलेज जिसका विलियन में संयोजन होता है उसका वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। जब भी आपको संयोजन हो जाएगा तो उसका हो जाएगा 1 से कम। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक विलेज जिसका विलियन में वियोजन नहीं होता है उसका वांट ऑफ गुणांक होता है तो उसका हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया संयोजन और ना वियोजन दोनों ही नहीं होता है तो उसका वांट ऑफ गुणांक 1.0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सिंपल सा देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में द्रावित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। द्रावित NaCl के विद्युत अपघटन के कैथोड पर क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। क्लोरीन मुक्त होता है या फिर सोडियम मुक्त होता है या सोडियम अम्लगम मुक्त होता है या फिर हाइड्रोजन मुक्त होता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे मैं सिंपल सा देखूँ तो द्रावित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से मुक्त होता है वो हो जाता है आपको सोडियम। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर है। इसका जो है 8 का बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है आपको याद कर लेना है, माइंड में फिट कर लेना है। क्या पूछा गया है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा हो जाता है, क्या हो जाता है, m बराबर हो जाता है ZCT। m बराबर ZCT होता है तो m बराबर यहाँ पे है m बराबर जेड सी टी लिखे या फिर CTZ लिखे सभी इक्वल हो जाता है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 का बी विल बी राइट आंसर सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। भले ही वीडियो लंबा हो जाए लेकिन जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो बिल्कुल सही सही होंगे। तो चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। कौन सी जो रिएक्शन है वो कौन सी जो है अभिक्रिया वो सिंपल सा एनोड पर संभव नहीं है। ये सिंपल सा हमसे क्या गया है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है CrO2 माइनस है, ये तो नहीं होगा। F2 2E और 2F माइनस नहीं होगा और 1/2 हाफ, ये तो हाफ अभिक्रिया ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 10 का डी का है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 10 का डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। और 11 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य केक केक विलयन का विशिष्ट चालक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य के लिए, यहाँ पे के लिए होना चाहिए, केक लिख दिया कोई बात नहीं मिस्टेक हो गया है, कि निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य के लिए विलयन का विशिष्ट चालक सबसे कम होता है। सबसे कम होता है पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हो जाएगा के बराबर आप सिंपल सा लिखिएगा एन लेमडा बाय 1000 ऐसे हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल हो जाता है के जो हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि एन के, यानी कि नॉर्मलता के हो जाते हैं, यानी कि के का मान बढ़ेगा तो नॉर्मलता का मान बढ़ेगा, के का मान घटेगा तो नॉर्मलता का मान भी घटेगा, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं सिंपल सा क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालक सबसे कम होगा। यहाँ पे जो है सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा आपको
0.0029 सबसे कम हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे हम सिंपल सा देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, पूछा गया है कि अभिक्रिया 2a बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। अभिक्रिया 2a बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा, ये सिंपल सा हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो 12 का सही आंसर आपको यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 2b के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो यहाँ पे जो देखा जाए आपको 2a हो जाएगा आपको 1/2, इसके बाद डी ए बाई डी टी, यानी कि और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सिंपल सा देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे जो है ताप पर डायरेक्टली निर्भर करता है। किसी वेग का स्थिरांक जो है ताप पर निर्भर करता है, आप सभी को पता होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो हो जाएगी जो कि बायमोलिकुलर होगा। तो यहाँ पे CH3 COO CH3 ये नहीं होगा बायमोलिकुलर। CH3COOH5 NOH ये होगा, और 2H2O2 2H2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 14 का ऑप्शन नंबर बी जो कि बायमोलिकुलर है, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि जल में H2G प्लस Cl2G सूर्य प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि। यहाँ पे सिंपल सा इसको रिएक्शन करिए, रिएक्शन कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करना है, 2HCl बनता है। इसका सिंपल सा हमसे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट कोटि पूछ दिया गया है। तो कोटि देखिएगा यहाँ पे 2HCl नहीं, कोई डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो 2HCl, यहाँ पर डायरेक्ट इसका 0 लिख दीजिए ना, यानी कि कोई चार्ज ना हो तो डायरेक्ट वो उदासीन हो जाएगा, उदासीन नहीं है तो वो डायरेक्ट सिंपल सा 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का डी। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो पृष्ठीय घटना होती है। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितना फास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप क्या कर लीजिएगा, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्या होगा आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन वो सारे फिट हो जाएंगे। दूध है, सिंपल से यहाँ पे सिंपल से क्या पूछा गया, दूध है, यानी कि दूध आप ऐसे याद रख लीजिए कि FDW, FDW ऐसे याद कर लीजिए, FDW ऐसे आपको क्या करना है, सिंपल से याद करना है, यानी कि जल में प्रक्षेपित वसा। दूध क्या है, जल में प्रक्षेपित वसा है, जल में प्रक्षेपित वसा है, FDW। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। FDW याद रख लीजिएगा, फास्ट स्पॉट इन वाटर। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघटक के फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। वैद्युत अपघटक के फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम प्रभावी है, ये सिंबल सा पूछा गया है। तो सबसे कम प्रभावी का बात करें, यहाँ पे KBr जो है सबसे कम प्रभावी है, KBr जो है सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आ गया है 19 नंबर क्वेश्चन, और थोड़ा तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है,
विल बी राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु को साइनेट विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? किसी धातु को रासायनिक किसी धातु को साइनेट विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा धातु है जिसे हम क्या करते हैं, साइनेट धातु के द्वारा प्राप्त करते हैं? वो हो जाता है सिल्वर। सिल्वर धातु को हम क्या करते हैं, साइनेट द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल ऊपर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं हल्का छोटा करता हूँ तो आपको स्पष्ट दिखाई दे। सही सही। यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन पट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण है? किसके द्वारा अभिधमन पट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? इसके द्वारा अभिधमन पट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा चूना पत्थर, सिलिका, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। ये चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, अभिधमन पट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? वो जो प्रक्रिया होता है वैद्युत शोधन की होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? CuFeS2 के द्वारा क्या करते हैं, तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 24 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है तो यहाँ पर सिंपल सा आप याद रख लीजिएगा, फोन FON ये क्या करता है, हाइड्रोजन बंध को बनाता है। जैसे कि यहाँ पे HF हो गया, HF हो गया, ओ यहाँ पे कट गया, कोई बात नहीं। जैसे कि फोन हो गया, यहाँ पे HF ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए H2O और यहाँ पे ले लीजिए NH3। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बंध को बनाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पता कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? ये बनाता है, ये बनाता है और ये भी बनाता है, HF भी बनाता है, यानी कि HCl जो है हाइड्रोजन बंध को नहीं बनाता है। आप सिंपल सा फोन याद रख लीजिएगा, FON फोन जो है हाइड्रोजन बंध को बनाता है। फोन के अलावा जो कुछ हो वो हाइड्रोजन बंध को नहीं बनाता है। सिंपल सा फंडा है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है तो उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्कृष्ट गैस का जो बाह्यतम कक्ष होता है, उत्कृष्ट गैस जब भी पूछे तो वर्ग 18 के तत्व, वर्ग कितने के हो गए, 18 के, वर्ग 18 के तत्व को हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपल सा हो जाता है NH2NP6 NH2NP6 NH2NP6। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 25 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक का बात करें यहाँ पे, सबसे जब भी आपसे पूछे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, आप इससे पहले जो है उसका याद रख लीजिए कि जो उसका होता है F2, फिर Cl2, फिर होता है Br इसका क्रम, फिर हो जाता है I2, ये होता है इसका क्रम। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछा गया है, सबसे प्रबल जब भी पूछे तो F2 ही आ जाता है फर्स्ट में, यानी कि F2 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आप ये क्रम सिंपल सा याद कर लीजिए, ये आप क्रम याद कर लीजिए। तो प्रबल पूछे या फिर कम पूछे या फिर सबसे अधिक पूछे, कुछ भी पूछे आप इसको सिंपल सा बता सकते हैं। सबसे कम प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक, कुछ भी किसी भी टाइप में पूछे तो आपको ये क्रम बस आपको याद करना है। देख लीजिए F2 Cl2, इसे आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद Br, इसके बाद सिंपल सा I2,
Br2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसके बाद लास्ट में I2 यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये क्रम आपको याद रहेगा तो जो है आप सिंपल सा बता सकते हैं। तो सबसे प्रबल अवक्षय पूछा गया तो F2 इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 27 में बहुत इजी क्वेश्चन, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। जब भी मैं जैसे कि आपको बताया था कि जब भी कोई उदासीन हो जाए उस पे कोई चार्ज ना हो तो सिंपल सा उदासीन होगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं और हल्का सा छोटा कर देते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज जो है आपको सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है उसको जो है शेयर जरूर कर देना है। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व पूछा गया। संक्रमण तत्व क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो यहाँ पे कट गया क्या, संक्रमण तत्व वे होते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम ये हो गए एस ब्लॉक के, सोडियम और कैल्शियम एस ब्लॉक के हो गए, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है इसके बाद मैग्नीशियम एल्युमिनियम पी ब्लॉक के हो गए। और यहाँ पे जो है सल्फर और फास्फोरस ये आपको भी पी ब्लॉक के हो गए। और संक्रमण तो संक्रमण यानी कि डी ब्लॉक के होना चाहिए। तो डी ब्लॉक का कॉपर और आयरन जो है ये डी ब्लॉक के है, यानी कि सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यही है संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम कैल्शियम किस ब्लॉक के हो गए, तो सिंपल सा आप यहाँ पे लिख दीजिए एस ब्लॉक का। इसके बाद एस ब्लॉक का हो गया। इसके बाद जो है सल्फर और फास्फोरस किस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के। मैग्नीशियम एल्युमिनियम भी पी ब्लॉक के। और कॉपर और आयरन जो है ये है आपको डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, यानी कि 28 का डी जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। कौन आयन जो है प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का बात करें तो क्या होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय हो गया यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस पे कोई अनपेयर हो जाता है उसे हम प्रतिचुंबकीय बोल देते हैं। क्या होना चाहिए, अनपेयर होना चाहिए, उसे हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख लीजिएगा तो Cr3+ है, यानी कि Cr3+ है। और इसका हम निकालते हैं तो Cr3+ इसका नहीं, ये नहीं होगा। प्रतिचुंबकीय पूछा गया है, मतलब क्या उस जो पेयर होना चाहिए, पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल S3+ इसका निकालते हैं 21 हो जाता है, SC स्कैंडियम। ठीक है, इसका निकालते हैं तो 1s2 हुआ, फिर 2s2 हुआ। थोड़ा मैं इसको जो है छोटा कर देता हूँ। छोटा कहाँ से होता है भाई, एक सेकंड मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि जो है ये हल्का छोटा हो जाए। देखो 1s2 2s2 इसके बाद 2p6 इसके बाद 3s2 इसके बाद 3p6 हो गया। इसके बाद 4s4 है, 4s2 हो गया और 3d1 हो गया। ये हो गया SC स्कैंडियम 21 2 3 5 8 4 10, हाँ 21 पूर गया। यहाँ पे 3+ दिया है तो यानी कि 2 और 3 ये जो है आपको यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा तो सभी पेयर ही बच गए। तो कौन पूछा गया, आयन प्रतिचुंबकीय है। तो आयन प्रतिचुंबकीय यानी कि Sc3+ जो है प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को फिर से दूसरे पार्ट में आपको बता दूंगा। इसके बाद 29 हो गया। इसके बाद चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30वें क्वेश्चन पूछा गया वेनेडियम यानी कि 23 का इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 2 4 5 7 4 20 3 23 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक आप तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको नहीं आता है तो सिंपल सा आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो बना दिया गया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइट तत्व, ओ तेरी के बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। लेंथेनाइट पूछा गया है, यानी कि लेंथेनाइट का सिंपल सा हो जाता है जीडी लेंथेनाइट। लेंथेनाइट पूछे या फिर गैडोलिनियम पूछे, क्या पूछे, लेंथेनाइट पूछे या फिर गैडोलिनियम पूछे, सी हो जाएगा इसका जीडी, ठीक है। जीडी सीडी। इसका चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जिसका पूछे उसको सिंपल सा x मान लेना है। जिसका पूछे Mn का पूछा गया है तो Mn को x मान लेना है, ठीक है। Mn को x मान लेना है और k का क्या हो जाता है, k का सिंपल सा 1 हो जाता है तो 1 प्लस कर देना है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, -2 कर देना है और मल्टीप्लाई 4 से कर देना है, बराबर में 0 कर देना है। और इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। 1 - x -8 बराबर 0 हो गया, x बराबर -7 हो गया, तो x बराबर हो गया +7। +7 किसमें देखिए, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका 32 का सी नंबर सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया। प्रसंकरण होता है कि NiCO4 में प्रसंकरण होता है। NiCO4 में प्रसंकरण, यही अगर NiCO4 में आपको ऑक्सीकरण पूछ दे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण पूछ दे तो आपको सिंबल 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन पूछ दे तो यहाँ पर सिंबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रसंकरण पूछा गया है तो sp3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 33 का ऑप्शन नंबर सी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि K3Cr C2O4 का हॉल थाइस में Cr की समन्वय संख्या, क्या पूछा गया है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन में समन्वय संख्या पूछा गया। तो डायरेक्ट इसका 3 दूना 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कई कई का क्या होता है, समन्वय संख्या डायरेक्ट ही निकाला जाता है, लिगैंड क्या करता है, उसको लिगैंड के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इसका जो है समन्वय संख्या निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। समन्वय संख्या नहीं होता है निकाला हुआ तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर ढूंढ लीजिएगा और जो है आपको वीडियो वहाँ से आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा समन्वय संख्या को कैसे निकाला जाता है। क्योंकि अभी सिर्फ आपको रिवीजन करना है, उतना जाना नहीं है डीप में, ठीक है। क्या पूछ